Hello friends, welcome to the Hindu editorial analysis. Today at the 20th of the November 2023 we will discuss editorial published in the Hindu newspaper. आज का जो एडिटोरियल है तो देखा जाए तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, स्टीयरिंग रोड सेफ्टी इन इंडिया बैक ऑन टू द राइट लेन। राइटर हैं जीन टोल्ड is the United Nations Secretary General's Special Envoy for the Road Safety, and second writer है सोम्बी शार्प is the United Nations Residence Coordinator in India. थर्ड राइटर है रोड्रिगो आफ्रिन is the United Nations World Health Organization Representative to India. तो तीन लोगों ने जो आर्टिकल लिखा है बहुत अच्छा आर्टिकल है कि जो रोड सेफ्टी देखा जाए इसकी जो है इम्पोर्टेंस डे टुडे हम देख रहे हैं बढ़ रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? तो सबसे बड़ी बात है कि भारत में जो है हम देख रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन हो रहे हैं, एक हमारी इकोनॉमी जो है कि इम्प्रेसिव तरीके से बढ़ रही है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये चीज़ें तो हमारी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी अच्छी दिख रही है, लेकिन अगर देखा जाए रोड सेफ्टी का जो फ्रेमवर्क हमारे देश में वो सही नहीं है। तो हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम बहुत स्ट्रांग रोड सेफ्टी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क बनाएं, और इसके लिए स्पेशली देखा जाए तो हम हेलमेट प्रोडक्शन पर जो है मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दें, कार के मैन्युफैक्चरिंग पर दें, बिग टेक्नोलॉजी जो है वो जो है रोड इन्वेस्टमेंट में जो है अगर अपना योगदान करें तो हमारी इकोनॉमी जो इम्प्रेसिव तरीके से बढ़ रही है वो इकोनॉमी तो बढ़ेगी, मॉडर्नाइजेशन भी होगा, और सबसे बड़ी बात है कि जो लोगों की जो मृत्यु हो जाती है रोड एक्सीडेंट में वो बचेगा। जैसा कि देखा जाए भारत में एक एस्टिमेट है कि करीब हर साल 3 लाख लोग जो है रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा देते हैं। ये जो है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है, और इससे क्या पता चलता है कि भारत में 34 लोग 34% जो हैं हर घंटे में मर जाते हैं। ये बहुत बड़ी जो फैटलिटीज़ को हम रोक सकते हैं। इसको रोकने के लिए क्या करना होगा? सिंपली जो है जो व्यक्ति जो है उसको अवेयरनेस लाना होगा। अगर देखा जाए तो जो इसमें रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं 3 लाख लोग तो हर साल मर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी पूरी लाइफ जो है बर्बाद हो जाती है। कभी बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो जाते हैं जो मरते नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाती है। तो हम देखते हैं कि जो रोड क्रैश है एक्सपोनेंशियली भारत में बढ़ रहा है, और इससे क्या हो रहा है? ह्यूमन सफरिंग ही बढ़ रही है। अगर हम देखें तो भारत में करीब जो ये चीज़ें हो रही हैं हमारी इकोनॉमिक जो है डेवलपमेंट है उस पर भी हैम्पर्ड हो रहा है, ये इफेक्ट पड़ रहा है, और 5 से 7% की जो हमारी नेशनल जीडीपी है वो जो है अचीवमेंट नहीं कर पा रही। नहीं, अगर हमारे रोड जो क्रैशेज हो रहे हैं उससे 5% के लगभग जीडीपी का हमारे नुकसान हो रहा है। अब देखा जाए रोड सेफ्टी क्या है, क्या ये भारत की प्रॉब्लम है, क्या जो है किसी शहर की या क्या इसी स्टेट की प्रॉब्लम है? तो ऐसा नहीं है। रोड सेफ्टी जो है ग्लोबल प्रॉब्लम है, और पूरे विश्व में करीब 1.3 मिलियन पर्सन जो है हर साल रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, यानी 13 लाख लोग मर रहे हैं। लेकिन समस्या वाली बात यह है कि भारत में 13 लाख में से 3 लाख केवल भारत में मर जा रहे हैं, और कुल मिला जुला के देखा जाए तो भारत में करीब हर चौथा व्यक्ति करीब 25% तो भारत में ही मर जाते हैं। यानी ये जो हम बात कर रहे हैं बहुत बड़ा एक आंकड़ा हो जा रहा है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या इसके लिए कोई इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए? तो 19 नवंबर को देखा जाए तो एज द प्लानेट कमेमोरेट द वर्ल्ड डे ऑफ द रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम, तो जो रोड ट्रैफिक के विक्टिम हुए, शिकार हुए हैं, उनके लिए जो है 19 नवंबर का दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है। उनको एक प्लेटफार्म प्रोवाइड किया जा रहा है कि जो रोड ट्रैफिक के विक्टिम हैं उनकी फैमिली को जो है रिमेंबर किया जाए, याद किया जाए। लेकिन याद करने से क्या होगा? क्योंकि मरने के बाद कुछ नहीं होता है। इसलिए जब तक व्यक्ति जिंदा है उसे जो है रोड सेफ्टी को बनाए रखने की आवश्यकता है। खुद जो है रोड पर सही ढंग से चले, कानूनों का पालन करें, और जो लोग गाड़ी मोटर चला रहे हैं वो भी पालन करें। ये अति अनिवार्य रूप से लागू होना चाहिए सबके ऊपर। इसके अलावा देखा जाए तो जो इमीडिएट कोऑर्डिनेटेड जो है एविडेंस बेस्ड जो है इंटरवेंशन की आवश्यकता है कि जिससे सेफ्टी को बढ़ाया जाएगा, और जो ड्रास्टिकली तरीके से जो फैटलिटीज हो रहे हैं, जो ह्यूमन ट्रेजेडी हो रही हैं, उन्हें घटाया जाए। क्योंकि ये जो स्टैटिक्स के आधार पर देखा जाए तो अलार्मिंग रेट से हमारे देश में बढ़ रही हैं। अगर हमारी जो रिक्वायरमेंट है तो स्ट्रेटजिक रूप से हमें इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है रोड सेफ्टी के मेजरमेंट के लिए, और पॉलिटिकल कंसर्न के होना चाहिए। पॉलिटिकल जो है इसमें कंट्रीब्यूशन तो होगा ही, जो कि नेशनल स्टेट लेवल पर होना चाहिए, लोकल लेवल पर होना चाहिए, लेकिन एक पर्सन को जो है कलेक्टिव माइंडसेट भी बनाना होगा। तभी जाकर के जो अगर हर व्यक्ति इसमें जो है योगदान अपना देगा, एक कलेक्टिव जो है
अरे अपना जो है सहयोग देगा, तभी जाकर के हम रोड सेफ्टी की बात ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। 2022 में सरकार ने डाटा दिया कि जो 2022 का जो रिपोर्ट वो कहता है कि 2022 में सबसे ज़्यादा लोग रोड क्रैश में मारे गए। अब देखा जाए तो फोकस एरिया फॉर बेटर सेफ्टी, अब जो कौन कौन से एरिया हैं जिसमें हम ज़्यादा सेफ्टी की बात कर सकते हैं, जो कि फैटिलिटीज़ को एक्चुअल में ज़्यादा बढ़ावा देती हैं। सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारी बात ये होनी चाहिए, जो फोर व्हीलर है उसमें सीट बेल्ट लगाए होना चाहिए। सीट बेल्ट लगाना केवल ड्राइवर के लिए नहीं बल्कि पैसेंजर के लिए अनिवार्य है, क्योंकि जो सीट बेल्ट होता है करीब करीब देखा जाए जो ड्राइवर है या फ्रंट सीट पर जो बैठा है उसके 45 से 50%, 45 to 50% जो है पैसेंजर या ड्राइवर को जो है सुरक्षा प्रदान करता है, इन्हें जान खतरा नहीं रहता। वहीं देखा जाए तो पीछे जो पैसेंजर बैठे हैं अगर वो सीट बेल्ट लगाते हैं तो करीब करीब 25% जो है सुरक्षा के चांसेस बढ़ जाते हैं, खतरा 25% घट जाता है। तो इससे देखा जाए तो सीट बेल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। दूसरी बात देखा जाए हेलमेट, जो कि मोटरसाइकिल पे लोग चलाते हैं, और सिर्फ चलाने वाले को नहीं, राइडर को ही नहीं बल्कि जो पर्सन पिलियन पैसेंजर जो पीछे बैठे हैं वो लोग भी अगर हेलमेट लगाएं तो संभावना यह है कि 42%, 42% जो है रोड की जो रिस्क है, फैटिलिटीज है, इंजरीज है, वो घट जाएंगे। इस तरीके से देखा जाए तो हम जो है सीट बेल्ट और हेलमेट जो कि बहुत आसान चीज़ें हैं, प्रयोग करके हम फैटिलिटीज को घटा सकते हैं। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि एक्चुअली लोग मरते कौन है? क्या जो गाड़ी चला रहा है क्या वही मर रहा है? तो ऐसा नहीं है। तो देखा जाए तो जो वल्नरेबल जो पर्सन है एक्चुअली जिसकी मृत्यु हो रही है, तो सबसे अधिक पेडेस्ट्रियन है, जो पैदल चल रहे हैं या साइकिल चलाने वाले हैं या राइडर हैं। जैसे टू व्हीलर की बात की जाए तो टू व्हीलर वाले ज़्यादा मरते हैं, फोर व्हीलर वाले बहुत कम मरते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो जो एक 25% आंकड़े ऐसे कहते हैं कि जो डायरेक्ट जो है पेडेस्ट्रियन, जो पैदल चाल वाले हैं, साइकिल वाले हैं, मोटरसाइकिल वाले हैं, इनकी ही मृत्यु ज़्यादातर हो जाती है। इसलिए जो पैसेंजर हैं जो कि बेल्ट नहीं लगाते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, वो स्वयं को तो खतरे में डालते हैं, साथ ही साथ अपने को पैसेंजर को भी खतरे में डालते हैं। तो फ्रंट सीट पर बैठने वाले, पीछे बैठने वाले, सबको ये प्रयोग किया जाना चाहिए। अब देखा जाए अगर हम दूसरा पार्ट होता है जो ये होता है कि स्पीड को जो है कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ओवर स्पीडिंग जो है वो सबसे बड़ी खतरा है। और दूसरा बात है ड्रिंक ड्राइविंग। जो ड्रिंक ड्राइविंग है, लोग शराब पी के, दारू पी करके गाड़ी चलाते हैं, तो देखा जाए तो कुल जो 70% एक्सीडेंट होते हैं जो स्पीड और दारू पी करके गाड़ी चलाने से ही होते हैं। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो जाता है इस जो है कुरीतियों का, इसलिए इनको भी दूर किए जाने की आवश्यकता है। और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इन्हांस करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि जो राइडर है केवल उसी का दोष है, राइडर का दोष तो होता है, कभी कभी पैसेंजर का जो रोड पे चल रहे हैं उनका दोष होता है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का भी दोष है कि रोड की क्वालिटी हमारे यहाँ अच्छा नहीं है। जो रोड बनते हैं बहुत जल्द टूट भी जाते हैं। तो रोड को जो देखा जाता है एक अच्छी क्राइटेरिया होगी, उसकी कंडीशन होगी, सेफ कंडीशन होगी, तो एक्सीडेंट को घटाया जा सकता है। इसलिए देखा जाए तो गवर्नमेंट जो है डिफरेंट सालों में देखा गया तो डिफरेंट जो है प्रोग्राम भी चला रही है। एक रैपिड मूवमेंट चलाया जा रहा है, एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, साथ ही साथ भारत सरकार के साथ साथ यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कैंपेन भी चलाया जा रहा है। उसका रोड सेफ्टी के लिए उसका हैशटैग दिया गया है मेक ए सेफ्टी स्टेटमेंट। तो मेक ए सेफ्टी स्टेटमेंट में जो है वो चाहते हैं कि जो रोड पर ट्रैफिक है, रोड पर लोग चल रहे हैं, उनकी जो है सिक्योरिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसके लिए साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो इसको हमें कानून का पालन करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को जो है मन में एक इंटेंसिटी लाने के लिए, इंटेंशन पैदा करने के लिए हमें रोड सेफ्टी पर ध्यान देना चाहिए। कुछ सेलिब्रिटीज़ को भी लोग यूज किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं इंटरनेशनल स्तर पर सेलिब्रिटी का यूनाइटेड नेशन या उसके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एजेंसियां हैं वो काम करती हैं। जैसे कि जो है यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बना दिया गया है। इस तरीके के काम भी यूनाइटेड नेशन करता है। अब देखा जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाए गए हैं 2015 में और उनके 2030 तक पूरा किए जाने के टारगेट भी रखे गए हैं। इसके जो है 17 गोल हैं, करीब करीब 369 इसके टारगेट बनाए गए हैं, जिसका टारगेट नंबर 3.6 जो ये क्या कहता है कि जो ग्लोबल डेथ है उसको, जो रोड एक्सीडेंट में एक्चुअल में जो मृत्यु हो रही है, घाव लग रहे हैं, उसकी संख्या जो है कम से कम आधा किए जाने की आवश्यकता है 2030 तक। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको और भी ज़्यादा सेफ बनाया जाए और अफोर्डेबल बनाया जाए, लोगों को जो है मोर एक्सेसिबल बनाया जाए। ऐसा यह इनका मानना है कि 2015 से 2030 के बीच में हमको ये अचीव करना है। अगर हम देखा जाए तो जो सरकार जो है कुछ बहुत अच्छे डायरेक्शन में काम भी कर रही है और सरकार के डायरेक्शन के साथ साथ हमें जो है उस अवेयरनेस में आगे आना चाहिए। देखा जाए तो गवर्नमेंट ने जो है एक मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 पास कर दिया है। इससे क्या होगा, इन्हांस डाटा कलेक्शन फ्रॉम रोड
crashes are impactful measure that will help expert better understand where and why crashes are occurring and therefore how to reduce them। तो सरकार जो है एक अमेंडमेंट लाई है, इसका मतलब क्या है, सरकार जो है कंसर्न है, सरकार जो है सीरियस है, और सरकार ने जो है पार्लियामेंट में बिल लाया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसका मतलब से सरकार का ये मानना है कि जो है हम इसको एक कानूनी मान्यता मिल जाएगी तो लोग इससे जो है प्रभावित होंगे, जो एजेंसियां हैं, जो इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं वो अच्छे से काम करेंगी, तो हम हो सकता है कि भविष्य में अपने एक्सीडेंट को रोकने में ज़्यादातर सफल रहेंगे। अब देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन की क्या प्रोग्राम है, तो यूनाइटेड नेशन ने यूनियन हेलमेट नाम से एक कैंपेन चलाया है। इसमें का उनका मानना है कि जो पुलिस जो है, जो मेजर सिटी में स्पेशली जैसे कैपिटल, तो मेजर सिटी कैपिटल होते हैं, जैसा कि देखा जाए भारत में बात की तो न्यू दिल्ली, भारत में न्यू दिल्ली में एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडैप्ट करने की बात की जाए, साथ ही साथ जो इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को भी इफेक्टिव तरीके से रेगुलेट करने की आवश्यकता है, जिससे कि अच्छे तरीके से जो पोटेंशियल ऑफ कोलिजन है, जो गाड़ियों के एक्सीडेंट होने के चांसेज है, जो लोगों के टकराने के चांसेज है, उसे जो है काफ़ी से काफ़ी कम किया जा सके। इसके लिए सरकार का जो मेन फोकस है क्या है, इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को प्रयोग करने की आवश्यकता है। अब देखा जाए तो स्पेशल इनवॉय जो है उसने जो काम किया है, उनका मानना है कि हेलमेट जो प्रोड्यूसर है या जो प्रोड्यूस हो रहा है वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी में लो प्राइस में भी आ रहे हैं, जो कि देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन का मानना है कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा मुँह अच्छा हो सकता है। और जनरली देखा जाए तो $20 यानी करीब 1200 से 1500 में एक हेलमेट आ जाता है, और अगर उसको जो है सुरक्षित तरीके से कोई रखा रहे तो कई सालों तक चलेगा, जो कि हमारे पूरे सिर के सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है। और इसका प्रयोग हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग प्लास्टिक का सिर्फ पुलिस के चालान से बचने के लिए प्रयोग करते हैं, जो कि एक्सीडेंट उनका किसी काम नहीं आता है और उससे मारे जाते हैं। अब इसमें देखा जाए तो हमने कहा कि पब्लिक को अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, यूनाइटेड नेशन कुछ काम कर रहा है, क्या प्राइवेट सेक्टर को भी कुछ करने की आवश्यकता है कि नहीं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो भारत के ही रिसोर्स प्रयोग करके वो बहुत सारे अरबों खरबों रुपये कमा रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर एक्चुअल में देखा जाए तो प्रयोग नहीं करते हैं, ज़्यादातर पैसा खर्च नहीं करते हैं, लेकिन उनको भी यहाँ पर आने की आवश्यकता है। स्पेशली देखा जाए तो उनको रिसर्च एंड इनोवेशन में ज़्यादा से ज़्यादा आने की आवश्यकता है। और देखा जाए तो एक्चुअल में उनका जो इफेक्ट होता है पूरे सोसाइटी पर पड़ता है, इसलिए रोड सेफ्टी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए प्राइवेट पार्टनर को भी आने की आवश्यकता है। अब देखा जाए तो कोई व्यक्ति जो रोड एक्सीडेंट होता है वो कितना सर्वाइव करेगा, क्रैश जो हुआ, रोड क्रैश हुआ है, तो सबसे ज़्यादा इससे डिपेंड यह करता है कि जो स्टेट में आप रह रहे हैं वहाँ की स्थिति पर, यानी किसी स्टेट में आप रह रहे हैं उस रोड की जो कानून व्यवस्था कैसी है, वहाँ के रोड की स्टेटस कैसे है, रोड की सेफ्टी की स्टेटस कैसा है, रोड पर एक्सीडेंट होता है तो लोग जो है कितने जल्द एम्बुलेंस आती है, कितने जल्द जो है डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता है, कितने जल्द अगर पुलिस स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, ये सब चीज़ें डिसाइड करती हैं। इसलिए ये हर स्टेट में डिफरेंट होगा। लेकिन अगर देखा जाए अगर हाई क्वालिटी इमरजेंसी केयर सर्विस अगर होगा तो वहाँ पर जो है पोस्ट एक्सीडेंट के बाद लोगों को जो है ट्रीटमेंट मिलेगा, फिर जो है सारी चीज़ें सुचारू रूप से आगे चल सकती हैं। इसलिए इन चीज़ों को हमें देखा जाए तो एक इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस को अपनाने की आवश्यकता है और उसे एडाप्ट करने की आवश्यकता है। इंडिया के रेफरेंस हमें ऐसा नहीं है कि बहुत सारे कानून देखते हैं एडाप्ट होता है एज इट एज, तो उस पर सही बात नहीं है, लेकिन हमें इंडिया के रेफरेंस उसे एडाप्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरे भारत में देखा जाए, पूरे विश्व में देखा जाए तो भारत में करीब करीब 25% जो है 13 लाख में से 3 लाख तो मृत्यु भारत में हो रही है। इसलिए एक कंसर्न का मामला है और देखा जाए तो एक हमें कम्प्रहेंसिव सेफ सिस्टम जो है अप्रोच की तरफ बढ़ने की आवश्यकता है। और यूनाइटेड नेशन का जो सेकेंड डिकेड ऑफ द एक्शन फॉर रोड सेफ्टी 21-30 है, वो भी जो इसे फुल्ली तरीके से मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट को इम्प्लीमेंट करने की बात करता है, यानी भारत सरकार इसको इम्प्लीमेंट करे अगर तो उसमें जो है प्रोत्साहन भी मिलेगा। और देखा जाए तो एक जो है हमें एक साइलेंट पैंडेमिक जो है रोड एक्सीडेंट जो है एक साइलेंट पैंडेमिक की तरह प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए। हम उसे उसका जो है अगर सामना करते हैं तो हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रेंथन होगी, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंक्रीज होगी, हर व्यक्ति जो है काफ़ी ज़्यादा पहले से अच्छे तरीके से रहेगा, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी। तो ये था, ये आर्टिकल देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा सही है। और दूसरा आर्टिकल जो है तो देखा जाए तो ये फार्मर होम सेक्रेटरी एंड हर डेंजरस लीगेसी, यूनाइटेड किंगडम के बारे में, वहाँ की होम सेक्रेटरी यानी होम मिनिस्टर को जो है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने फायर कर दिया है उसके गलत जो है बिहेवियर की वजह से, क्योंकि उसने कुछ ऐसा एक्शन लिया जो कि गवर्नमेंट के हिसाब से सही नहीं था। तो इसमें बस इसी चीज़ों की बात की गई, उसमें इंडिया का पर्सपेक्टिव नहीं है, इसलिए उस आर्टिकल को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है पार्टीशन मिसचीफ।
तो पार्टीशनशिप में देखा जाए तो जो गवर्नर है, इस हर स्टेट में गवर्नर है। हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। वो गवर्नर जो है स्टेट में के हेड होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। लेकिन अगर कोई भी पार्लियामेंट में जो हम बात करें अपने भारतीय संविधान की, जो संविधान का नियम ये कहता है कि कोई भी कानून अगर पार्लियामेंट में आता है, कोई बिल आता है, तो पेश होने के बाद पास हो जाता है। पास होने के बाद उसको जो है राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, यूनियन गवर्नमेंट उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। जब उनके सिग्नेचर हो जाएंगे, एसेंट दे देंगे, तभी जाकर के वो कानून बन सकता है। अब गवर्नर के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो गवर्नर जो है अपने किसी ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। एसेंट दें, न दें, विथहेल्ड कर दें, रोक दें, या राष्ट्रपति के पास भेज दें, या रिजेक्ट कर दें, या पॉकेट वीटो जैसा प्रयोग कर लें। तो देखा जाए तो ये विवाद क्यों है, ये न्यूज क्यों चर्चा में है? ये न्यूज देखा जाए तो काफ़ी समय से चर्चा रहा है, और ऐसा नहीं है कि ये इस समय न्यूज में चर्चा है। ये जब से भारत में आज़ादी मिली है 1952 से चर्चा में रहा। स्पेशली 1979 के टाइम में तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ गया था, जब ये 1978-79 में जो है ये राज्यपाल का योगदान जो है काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स में देखने को मिला, और अब भी देखा जाए तो बहुत व्यापक स्तर पर दिखता है। तो जैसा रिसेंटली देखा गया तमिलनाडु, केरल में, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट के जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं RN रवि, उन्होंने जो है कुछ जो है वहाँ की स्टेट असेंबली ने कुछ बिल पेश किए, पास कराए, लेकिन उन्होंने उस पर एसेंट देने से, साइन करने से कुछ भी बोला ही नहीं, मना भी नहीं किया, ना हाँ बोल रहे हैं, ना बोल रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। तो उससे क्या है, वहाँ की गवर्नमेंट जो है नाराज़ है। उसका मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हो रहा है, और उन्होंने जो है उसको फिर से लेजिस्लेचर में बिल को लेकर आया, फिर से पूरी तरीके से पास किया, जिससे हो सकता है अगली बार जो है परमिशन मिल जाए, एसेंट मिल जाए। लेकिन बता दें कि इसका जो फंक्शन है जो गवर्नर का, ये टाइटुलर हेड है, यानी गवर्नर के पास जो एग्जीक्यूटिव पावर जो है नहीं है, उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह पर ही काम करने हैं। कुछ केवल एक्सेप्शनल कंडीशन उनके पास पावर है, जिसे डिस्क्रिशनरी पावर कहते हैं। जैसे अचानक कोई मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए तो नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका जो है डिसीजन वो ले सकते हैं अपनी इच्छा से। फिर अगर इलेक्शन हुआ लेकिन किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, तो वो इस मामले में डिसीजन ले सकते हैं, किसको पहले बुलाया जाए, किसको जो है कैसा जो है सरकार बनाने का न्योता दिया जाए। इस बात पर कुछ ऐसी डिस्क्रिशनरी चीज़ें होती हैं, लेकिन अधिकांश में देखा जाए, नॉर्मल बिजनेस के टर्म में देखा जाए, तो उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट का मानना है कि जो है स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो रिकमेंड कर रहे हैं, वो भेज रहे हैं बिल्कुल, लेकिन वो फिर भी साइन नहीं कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, दोनों के बीच में तनाव आ रहा है। अब बिल कैसा है, तो बिल का देखा जाए तो जो है केरल में भी ऐसा बिल आया था कि जो हर स्टेट में जो यूनिवर्सिटी है उसका चांसलर जो है कुलपति होता है, और वहाँ पर एग्जीक्यूटिव फंक्शन के लिए एक वाइस चांसलर कुलपति की नियुक्ति होती है, और चांसलर यानी कुलाधिपति जिसे हम कहते हैं हिंदी में, वो राज्यपाल ही होता है। लेकिन केरल ने इसको बिल पास किया कि वो मुख्यमंत्री ही होगा, राज्यपाल नहीं होगा। अब तमिलनाडु ने भी पास कर दिया है कि जो कुलाधिपति है, चांसलर का पोस्ट है, वो राज्यपाल के पास ना होकर के ऑटोमेटिक जो है मुख्यमंत्री के पास रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, उस बिल पर कोई एसेंट नहीं दिया, न रिजेक्ट किया, अपने पास रखा हुआ है। इसके अलावा और भी बिल है, जैसे कि तमिलनाडु का मानना है कि उसको नीट के माध्यम से एग्जाम दे करके बच्चे डॉक्टर नहीं बनेंगे, अपने स्टेट गवर्नमेंट स्वयं एग्जाम करवाएगी, जबकि इसको जो है यूनियन गवर्नमेंट कराती है। कुछ ऐसे ही बिल हैं जो वहाँ पर पेश किए गए हैं, लेकिन वहाँ पर जो है गवर्नर साइन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा जो है विवाद देखने को मिलता है, और मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में भी पहुँच चुका है। तो अब सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आएगा, लेकिन उससे पहले देखा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 200 क्या कहता है, आर्टिकल विच मेक्स द गवर्नर एसेंट मैंडेटरी फॉर बिल पास्ड ए सेकेंड टाइम डज नॉट अप्लाई टू बिल फॉर विच एसेंट हैज़ बीन विथहेल्ड ए टर्म दैट इसेंशियली मीन्स रिजेक्टेड। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो है 200 क्या कह रहा है कि सिंपली जो है गवर्नर जो है उसके पास मैंडेटरी है कि कोई भी सेकंड टाइम में अगर बिल आता है, कोई जैसा कि कोई बिल पास हुआ, गवर्नर के पास गया, लेकिन गवर्नर ने उसे रिजेक्ट कर दिया, फिर से वो बिल पार्लियामेंट में यानी स्टेट में देखा जाए, स्टेट असेंबली में जो है पास किया गया, और फिर से भेजा जाए तो गवर्नर को साइन करना पड़ता है। लेकिन अगर गवर्नर ने क्या किया, उसे विथ हेल्ड कर लिया, अपने पास रख लिया, ना तो उसको उन्होंने रिजेक्ट किया है, न एसेंट दिया है, वो अपने पास रख ली, पॉकेट वीटो के मतलब पॉकेट के अंदर रख दिया है, तो पॉकेट वीटो हो गया। तो उसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न नहीं है। अब गवर्नमेंट जी के पास कोई भी उपाय नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है। अब आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन हम देख रहे हैं गवर्नर के कोई ऐसा एक्शन
नहीं दिख रहा है कि वो जो है जल्द ही साइन करने वाले हैं। इस तरीके से देखा जाए तो गवर्नमेंट का क्या मानना है कि जो गवर्नर है, जो गवर्नर का एक्शन है, ये एक तरीके से अनडेमोक्रेटिक और एंटी फेडरल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है, यानी जो हमारे देश का संवैधानिक सिस्टम है उसके ये खिलाफ काम कर रहा है। और एक तरीके से देखा जाए तो अनगाइडेड पावर को क्रिएट कर रहा है, जो राज्यपाल के रूप में एक अनगाइडेड पावर है। और एक्चुअली में जो लेजिस्लेशन है, जो कि जो स्टेट असेंबली है, लेजिस्लेटिव बॉडी है, उसको रिजेक्ट कर रहा है। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्हें ही रिजेक्ट कर रहा है, जो कि कंसर्न का मामला है, क्योंकि जो गवर्नर की पावर है और देखा जाए तो उनकी पावर बहुत ज़्यादा है। स्पेशली जो स्टेट जो है हेड ऑफ द स्टेट होने की वजह से उनकी पावर अनलिमिटेड है। इसलिए जो वीटो पावर प्रयोग कर रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए तो लेजिस्लेशन की तरह प्रयोग कर रहे हैं। तो ये एक्चुअल में देखा जाए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का उल्लंघन है। और जो बेसिक फीचर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका भी उल्लंघन है। एक देखा जाए तो अथॉरिटेटिव प्रोनाउंसमेंट की तरह दिख रहा है, जहाँ पर जो है एक पार्टीशन की भावना देखने को मिल रही है। तो ये जो है नहीं होना चाहिए। तो ये जो है गवर्नर के बारे में इनका विचार है। तो ये था ये आज का आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारे एग्जाम के लिए सही नहीं है। तो ये था हमारा आर्टिकल। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।